चलिए, आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी यूपी टीजीटी पीजीटी का लेकर आइए। तो आप लोगों के लिए ये यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस वाइज मतलब कि आप लोग पहले से भी मेरे द्वारा पेड कोर्सेस में जान चुके हैं कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को बारीकी से और बहुत विस्तार से जब तक कोई चीज़ों को एकदम सटीकता से न पकड़ी जाए, तो वो समझने और उलझे रहने की एक कगार बन जाती है। और इसी वजह से हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में किसी टॉपिक को केवल क्वेश्चन के चक्कर में हम लोग उसकी बेसिक जो आधारभूत सिद्धांत होती हैं, उसको हम लोग मिस कर देते हैं। और एक्चुअल में क्या जैसे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो टीजीटी का यूपी टीजीटी का पीजीटी का सिलेबस जारी हो ही गया है और इसके साथ साथ उसका एक अलग से वीडियो रहेगा, लेकिन इस क्लास का आज आरंभ है और यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले लेके आया हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक रही है। और ये आपको लगेगा भी पढ़ने में कि वास्तविकता में इसकी क्या भूमिका रहेगी और एकदम मजा आ जाएगा, अमेजिंग फील होगा आपको पढ़ने के साथ साथ। हम लोग इसमें ये जानेंगे कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2:4 का रेशियो रखा हूं। इसका मतलब ये है कि अगर पेपर बनाने वाले जो उनको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पसंद है तो वो दो से ज्यादा यानी 3, 4, 5, 6 दे सकते हैं। अगर उनको कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रेम है तो 5 से 10 भी क्वेश्चन दे सकते हैं। और ज्यादा घनिष्ठता है उनको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे ही अगर उनका भी फेवरेट टॉपिक रहा पेपर बना, तो ये उनकी आत्मा पे वो करता है, निर्भर करता है कि कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बस इतना जानिए कि मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन एक एवरेज पेपर बनाने वाले जो भी आयोग है, अगर वो डिसाइड करता है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर ये देखा जाए कि टॉपिक का लेवल क्या है, तो एकदम अमेजिंग लेवल है, जबरदस्त और एकदम मतलब समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके रूह में ऐसे बस जाएगा, दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि पेपर में आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ही ढूंढना शुरू कर देंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा कि सीनियर का क्या टॉपिक है। तो सीनियर का टॉपिक का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 to 10 तक तो नहीं ही मिला होगा, बट ये 11th में, किसी के 12th में, हर बोर्ड के हर स्टेट की अलग अलग है, वो आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। अब हम लोग एक्चुअल में देखने चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और इन्फिनाइट पार्ट कैसे कहा जाता है, कैसे हम लोग इसी को आज कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले आप जिस भी टीचर से या कहीं से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़े हैं तो आप सही नहीं पढ़ पाए हैं, जिसकी वजह से आपको अभी भी सर्चिंग की आवश्यकता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से पढ़ें। तो ये जान लीजिए कि आपकी सर्चिंग की ये अंतिम टीचर्स के रूप में मैं रहूंगा, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी आधारभूत सिद्धांतों से लेकर, यानी कि सारी आधारभूत सिद्धांतों से लेकर हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, हम लोग उन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। क्योंकि आपके सिलेबस में केवल कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और आप केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के 2, 4 क्वेश्चन के साथ साथ अब 10, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ बच्चे केवल मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल्स का ही करते हैं, लेकिन सही रणनीति ये है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ आप ढूंढना शुरू करिए। टीजीटी वाले पीजीटी के क्वेश्चन को टच नहीं करते हैं, पीजीटी वाले टीजीटी के क्वेश्चन को टच नहीं करते हैं, और कुछ जेई के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी है, अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफिनेशन या उसमें अलजेब्रिक का और उसमें अलजेब्रा का क्या सिद्धांत होता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ
यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसी आधार समझिए कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में चैप्टर भी है, और ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में टॉपिक भी है, क्योंकि वो हर जगह पे उसको बैठाया जा सकता था। वैसे ही क्वाड्रिक इक्वेशन भी एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जो हर जगह, हर रूप में, हर चैप्टर में इंक्लूड किया जा सकता है। तो उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक आपका चैप्टर भी है, और एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये केवल एटलीस्ट 2 से 4 नंबर वाली कहानी नहीं है। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझेंगे, इसकी परिभाषा और इसमें बीजगणित में क्या इसका उपयोग है ये भी जानेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें युग्मक के बारे में भी जानेंगे, मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जानेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर यानी कि जिसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। इन सारी चीजों को जानते हुए हम लोग इसमें सबसे बेहतरीन जो टॉपिक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी जो इसमें पूछा जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग डी मॉइलर प्रमेय थ्योरम के रूप में हम लोग जो देखेंगे, ये हम लोग सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे इसमें से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग देखेंगे रूट्स वगैरह इसका देखेंगे, नेचर देखेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट में देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन का भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने के साथ साथ हम लोग अगर चलते हैं, तो ये सारे टॉपिकों को हम लोग को पढ़ना कैसे है? तो इन सारे टॉपिकों को हम लोग को जीरो टू हीरो के रूप में पढ़ना है। यानी हम ये कह सकते हैं जो स्टूडेंट, ये पहले भी आप लोग मेरे पे कर चुके हैं पैट कोर्सेज पे, चौपाल एडुसवर्ड पे आप देखेंगे एलटी ग्रेड में, और इससे पहले भी तमाम चीजों का एनालिसिस इतनी शानदार तरीके से मैं कराता हूं कि आप लोगों को बिलीव भी होता है, और आपकी अंतरात्मा कहने लगती है कि मेरा इस बार सिलेक्शन होना तय है। और तमाम वैसे स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं जिनको लगता था कि मैं टीजीसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी से मैं बाहर हूं, वो अभी जॉब कर रहे हैं, सेटल भी हैं, और वो अब इस बार आपकी बारी है। अगर आप अभी भी जीरो पे हैं तो ये अवसर आपके लिए है। अगर कोई स्टार्ट भी नहीं किए हैं तो समझिए कि ये अवसर आपको पुनः मिल रहा है, क्योंकि अब से भी आप स्टार्ट करते हैं तो हम आपको जीरो टू हीरो बना सकते हैं। पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए। उसके बाद से इंप्रूवमेंट कैसे होगा, अचीव कैसे होगा, उसके बाद से इंस्पायर कैसे, यानी कि फोकस, बिलीफ, अचीव पे अगर सट में समेट लेना चाहते हैं, तो ये यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है आगामी, इसमें आपकी बेहतरीन तरीकों से रैंक आ सकती है, और बिना डरे पेपर के बाद ही आप ये समझ सकते हैं कि मेरा इस बार फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का अगर हम लोग देखें कि कनेक्शन किन किन चीजों से है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, हाई हाई हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए, और क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी 3 चीजों से हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हिस्ट्री देखा जाए, तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि स्टोरी ऑफ नंबर्स। सबसे पहले ये सोचिए, आप केवल अपने मन में सोचिए कि क्या सच में नंबर्स की आवश्यकता कैसी पड़ी होगी। नंबर आखिर आपको जरूरत होगी, क्योंकि आवश्यकता पढ़ने के बाद ही आविष्कार की जरूरत होती है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये बात आप पहले भी सुने होंगे, और ये बात आज भी सुन रहे होंगे, लेकिन आज आपका नजरिया बदलने वाला है। कैसे? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ नंबर्स की अगर बारे में हम लोग समझेंगे, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर की आवश्यकता सबसे पहले हुई। तो यहाँ पे रियल नंबर की आवश्यकता हुई जैसे काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कोई ऐसे सपोज दैट सोचिए कि उस जमाने पे हड्डी पे लिखा जाता था, क्योंकि पेपर कॉपी वगैरह मिट्टी पे लिखे जाते थे, तो वो बहुत जल्दी
हट जाते थे या बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते थे, क्योंकि बरसात, आंधी, तूफान ये तमाम चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से मिट्टी पे लिखी हुई चीज़ें मिट जाती थी। तो पहले के जो हम लोग के पूर्वज रहे हैं, वो हड्डियों पे लिखा करते थे, जो कि बहुत सीमित समय, मतलब बहुत अत्यधिक दिनों तक वो रहती थी। पत्थरों पे लिखा नहीं जा सकता था, बहुत हार्ड था। हड्डियों पे लिखी हुई चीज़ें आज भी अवेलेबल है, जो कई वर्षों, अरबों साल पहले लिखी गई है, वो अभी भी उपस्थित है। तो यहाँ अगर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे संख्याओं की शुरुआत गिनती से हुई, क्योंकि अगर एक यहाँ पे देखा जाए कि भेड़ चराने वाले एक व्यक्ति कोई हैं, वो स्टार्टिंग में भेड़ों को ऐसे काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग करके छोड़ा करते थे। शाम को फिर वही होती थी, तो हम लोग सबसे पहले काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए उपयोग किए। अब समस्या ये है कि इनके पास अब अचानक किसी दिन भेड़ गए और आए एक भी नहीं। तो ये गिनना शुरू कर रहे थे 1 2 3 4 5 ऐसे। हो सकता है सपोज दैट ऐसे सोचिए कि 10 किसी के पास भेड़ हो, वो दिन भेजे, फिर शाम को 9 आए। तो ये समझ में आता है, यानी हम 9 तक काउंटिंग कर सकते हैं। अगले दिन ही वापिस आए, फिर भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। अगले दिन 5 ही आए, फिर भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि किसी दिन कुछ भी ना लौट के आए, कोई भी भेड़ वापिस ना आए, तो फिर हम कैसे करेंगे? हम 1 बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर 1 हम नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तब हमें आवश्यकता हुई शून्य की, कांसेप्ट ऑफ ज़ीरो की आवश्यकता हुई, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसको डिनोट करने के लिए क्या सच में किसी नंबर्स की आवश्यकता है? तो बिल्कुल, तब हमें आवश्यकता पड़ी ज़ीरो की। और ये प्रक्रिया ऐसे मत समझिए कि ऐसे भेड़ आए, नहीं आए, ज़ीरो मिल गया। ज़ीरो को खोजने में भी नंबर्स के बाद ज़ीरो को सही रूप से, सही व्यवस्था से लाने के लिए 1200 वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष? 1200, 12 दिन मत समझ लीजिएगा, 1200 वर्ष लग गए थे काउंटिंग नंबर से ज़ीरो तक आने में। इसी के साथ लेन-देन की आवश्यकता पड़ने लगी, बँटवारे की आवश्यकता पड़ने लगी, तो भीम की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक रोटी में 3-4 लोगों को बाँटना, तो 4 हिस्सों में करना, 3 हिस्सों में करना, ऐसे तमाम तो भीम की आवश्यकता यानी फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ी। पाइथागोरस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पाइथागोरस यानी रूट 2 के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये नहीं कि किसी का एक पाइथागोरस, पाइथागोरस की एक टीम हुआ करती थी, जिसमें कई सारे स्टूडेंट रह के एक रिसर्च किया करते थे, बैठते थे, वही एक टीम हुआ करती थी, जिसको हम लोग पाइथागोरसियन बोलते हैं। और वहीं पे कई सारे स्टूडेंट, रिसर्चर जिसको होती हैं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि औसकता आविष्कार की जननी है, जो मैं पहले ही आपको बताया था, वो क्या है? तो वो आवश्यकता हमें पड़ी, आग की ज़रूरत पड़ी, तो आविष्कार हुआ, आग का उपयोग हुआ। आवश्यकता हमें क्या पड़ी? भार उठाने में कठिनाइयाँ हो रही थी, तो आविष्कार हुआ किसका? पहिया का, जिस पे आसानी से चीज़ें चल सके। आवश्यकता हमें दूरी नापने की पड़ी, तो हमें मापन विधि की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह आवश्यकता हमें अंधेरे में प्रकाश लाने की ज़रूरत हुई, तब हमने आविष्कार किया दीपक से बिजली तक का। तो मतलब दीपक भी आविष्कार ही हुआ था, दीपक जलना भी। वहाँ से लेकर बिजली तक, जो अभी आप बिजली के रूप में देख रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें आवश्यकता के अनुसार ही हुई। अब बात करते हैं नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। बाबू ये एन आपको कुछ डिफरेंट टाइप का दिखाई दे रहा होगा। आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ 1 लाइनिंग है, यहाँ 1 लाइनिंग है, यहाँ 2 लाइनिंग क्यों? तो ये बाबू ये डिनोट करने का एक तरीका होता है, जो कि आप सेट्स में पढ़े होंगे। आपके टीचर अगर नहीं पढ़ाएँ तो बस इतना जानिए कि अभी तक आप ये जानते थे सेट में एन लिख दिया जाता था और ये डाल दिया जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे ब्रैकेट बंद। तो हम लोग ये समझते थे दिस इज़ नेचुरल नंबर। वो
प्राकृतिक संख्या है, बट उसी को हम लोग डबल लाइनिंग या कुछ डिफरेंट कर देते हैं, कहीं एन ही रहेगा लेकिन कुछ डिफरेंट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग सेट समझते हैं, यानी कि नीच 1 2 3 5 4 ऐसे इन्फिनाइट तक जाने वाली चीज़ों को ही सेट करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 ये भेड़ों की जो मैं एग्जांपल दिया था, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव नंबर भी बोला जाता है। इवन नंबर और ऑड नंबर इसी से मिलके बनते हैं। एक चीज़ और, नेचुरल नंबर से ही यूनिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी मिलकर बनते हैं। कंफ्यूज होने वाली चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे ऐसे अगर आप समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब कि अगर हम जैसे समझें, ऐसे नॉर्मल समझिए कि नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डॉट 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 चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें इसको दो हिस्सों में हम लोग बांटेंगे। पहले में बांटे क्या, पहले में भी दो हिस्सों में बांटे, एक क्या ऑड नंबर, एक आपका क्या इवन नंबर, क्या एक इवन नंबर एक ऑड नंबर। इसको दो हिस्सों में बांटा गया था तो कुछ और भी होगा। तो यहाँ पे आपका था क्या, एक था यूनिट नंबर, एक था आपके पास प्राइम नंबर, एक था आपके पास कंपोजिट नंबर। अब इसमें से दो हिस्सों में सबसे पहले हम लोग को बांटा गया तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर लिया गया, यानी यहाँ पे अगर हम इस बॉक्स में रखेंगे तो हम क्या रखेंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट रखेंगे। और इवन नंबर में क्या रखेंगे, तो इवन नंबर में हम रखने वाले हैं 2 4 6 8 ऐसे ही आगे 10, यानी इवन नंबर में हम क्या रखेंगे, इवन नंबर में 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट रखने वाले हैं। अब समस्या ये आई, ये तो दोनों को मिला दिया जाए तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, तो ये भी या तो आप नेचुरल नंबर को दो हिस्सों में बांटो, या तो ऑड नंबर या इवन नंबर में बांटो, या यूनिट नंबर में। तो यूनिट नंबर में केवल 1 होता है बाबू। प्राइम नंबर में वो नंबर 2 3 2 3 5 7 इसके बाद से 11 13 ऐसे चीजें आती हैं। मतलब वैसा नंबर जो इट सेल्फ यानी खुद से कटे, या जिसके मिनिमम, ये जरूर आप बोलेंगे कि मिनिमम टू फैक्टर हो। मिनिमम कितने फैक्टर हो, टू फैक्टर होने चाहिए बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये प्राइम कंपोजिट नंबर की मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, टू मतलब टू से ज्यादा फैक्टर जिसके हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे कि आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, ऐसे डॉट डॉट हम लोग चल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर बोलेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिली। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसके बाद हम ये देखने वाले हैं होल नंबर। तो होल नंबर नेचुरल नंबर में ही जीरो को ऐड कर दिया गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगे, होल नंबर। और इसमें भी देखिए डबल लाइनिंग हम कर दिए हैं, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। इमेज इंटीजर आया, इंटीजर मतलब 1 2 में जीरो ऐड किया गया तो होल नंबर, और इसी में निगेटिव नंबर को भी और ऐड कर दिया जाए, जिसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले क्या, इंटीजर। अब इंटीजर की आवश्यकता बाबू क्यों पड़ी, जो की तो आवश्यकता पड़ी, समझ में आपको आया कि आपके पास कुछ नहीं बचा तो उसके लिए आप क्या प्रदर्शित करेंगे, किसको डिनोट करेंगे, तो जीरो को करेंगे। लेकिन माइनस वाली चीजें की आवश्यकता कब पड़ने लगी, तो पढ़ने इसलिए लगी कि यहाँ पे चीजें क्या हो रही थी, यहाँ पे चीजें ऐसे ऐसे समझिए कि आप किसी किसी बैंक में पैसा निकालते जाइए या पैसा रखते जाइए, तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, दोनों चीजें में डिफरेंस होना चाहिए। बैंक में आप 500 रुपए जमा कर रहे हैं और 500 रुपया निकाल रहे हैं, दोनों में अंतर है ना, है तो वैल्यू 500, लेकिन एक बार जमा हो रही है, एक बार निकल रही है, तो कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस हो रहा है, जिसके लिए हमको यहाँ आवश्यकता पड़ी। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। पी बाई क्यू यानी पी और क्यू क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीजर। लेकिन यहाँ पे ये जानेंगे, पी तो हमारा इंटीजर होता है, ये तो जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता है। क्यू क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये जान लीजिए कि वन को हम लोग
केवल 1 को 3 हिस्सों में अगर लिखा जाए तो 1/3, 1/3, 1/3, इन तीनों को ऐड किया जाएगा तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 3/3 यानी 1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की आवश्यकता पड़ी, रेशनल नंबर तक सब चीजें सही थी, तब तक यहाँ पे समस्या आ गई थी इरेशनल की। यहां तक तो सब चीजें सही चल रहा था, रेशनल नंबर तक ही चीजें सीमित हो गई थी कि बस अब रेशनल नंबर से अधिक कुछ है नहीं, यानी अंत आपका रेशनल नंबर पे ही आके क्लियर हो गया था। लेकिन यहाँ पे फसान ये हुई, यहीं पे परमेय, यहीं पे पाइथागोरस परमेय की आवश्यकता हुई। यहाँ पे आपके एक लोगों को ये आवश्यकता हुआ कि a इक्वल टू 1 माना जाए, b इक्वल टू 1 माना जाए, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि लंब का यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हिंदी में वाले समझ सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे चीजें हुई तो उसके अनुसार देखा गया कि यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 2 और 2 को स्क्वायर इधर भेजेंगे तो √2, और √2 क्या है, p/q है नहीं, क्योंकि √2 रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये है क्या, बस इसी चीज की आवाज उठाया गया। आवाज उठाया गया किसके द्वारा, हिपोपस के द्वारा उठाया गया, जो कि एक स्टूडेंट हुआ करते थे किसके, पाइथागोरस के। कहा जाता है, मैं भी सीओटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कहा जाता था, कितने बहुत सारे स्रोत से पता चलता है कि यही वो आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे जो पाइथागोरस स्कूल हुआ करती थी, इंस्टेंट स्कूल, जिसको पाइथागोरस स्कूल कहा जाता था। 5 सेंचुरी यानी कि बीसी में ये हुआ करता था। वहीं पे आवाज उठाया गया था एक स्टूडेंट के लिए, जो कि √2 नाम की कोई मतलब इसको हम कहाँ रखते हैं, नंबर्स और हैं। पाइथागोरसियन का कहना था कि रेशनल नंबर से ज्यादा कोई नंबर है नहीं, लेकिन इनके एक स्टूडेंट ने आवाज उठाना शुरू किया। हिप्पोपस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने आवाज उठाई, जिनकी इनकी आवाज, इनकी प्रश्नवाचक चिन्ह ये खटकने लगी सबको, और इनको लेके नदी के समुंदर में ले जाके बीचों बीच की, जहां से तैर के भी न आया जा सके, यानी कि वही आग की दरिया है, डूब के जाने वाली हाल हो गई थी। कि आग की दरिया में डूब के जाने वाली चीजें जो है वो नहीं, इनको ऐसे बीच राह में ले जाके छोड़ा गया, जैसे कि कोई लड़की आपको बीच राह में छोड़ देती है कि जहां से नहीं आता है कि यहाँ क्या किया जाए, और आपके पास मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो बाबू, वैसे चीजों के लिए बिल्कुल आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए, क्योंकि अगर आप जीवित रहेंगे तभी आप किसी से बदला लेंगे। ये सॉन्ग होता ही है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिएगी वाली हाल है। यहाँ पे ही यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उनको बीच राह में ले जाके और छोड़ दिया जाए, जहां से तैर के आना भी मुश्किल था, और जहां से कोई मछली वगैरह इनको खा जाए, ऐसे मतलब उनकी कोई प्रश्न उठते उठते उनको कभी कोई दोबारा देखा नहीं। यानी कि सबने यही जिक्र किया कि इनको पाइथागोरियन जो हुआ करते थे, मतलब कई लोगों की टीम हुआ करती थी, स्कूल हुआ करती थी, वो लोग क्या किए, ले जाके सीप पे इनको फेंक दिए थे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बांध के फेंक दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन तो था, क्वेश्चन तो इनके मन में था, जिसके वजह से इरेशनल नंबर बना, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर में पाई भी आपका आता है, ठीक है, पाई आता है, री-रेशनल नंबर में √2 आ जाता है, √3 आ जाते हैं, √5 आ जाते हैं, जो निकल ना सके वो ऐसे पॉइंट वाली चीजें। अगर आप के साथ पाई की वैल्यू तो यहाँ पे पॉइंट वाली है, 314 31415926535 ऐसे करके, तो क्या वाली चीजें तो निकल सकती है ना। 3.1 इक्वल टू 1/10, डेसिमल हटाएंगे 1, और जितने अंक रहते हैं उतना 0, यानी ऐसे लिखा जा सकता है। 3.14 को भी लिखा जा सकता है, लेकिन बाबू इसको नहीं लिखा जा सकता, क्यों?
क्योंकि इसका अंत नहीं है। ये पता नहीं कितना, इसका पाई का एक बुक, कई बुक हैं, बुक 1 बुक 2, जिसकी पाई का ही स्पेशल उस पूरे पेज में पाई का ही मान है, और वो खत्म नहीं हुआ। इतनी मोटी बुकें हैं पाई की वैल्यू की, और वो पेज पे लिखता गया ऐसे बुक पूरी फुल हो चुकी है इतनी मोटी, लेकिन पाई की वैल्यू खत्म नहीं हुई है। अभी का पार्ट 2 पार्ट 3 भी है, आप उसको खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है रियल नंबर। यहाँ तक तो समझ में आई थी, पाइथागोरसियन को समझ में आ गया था कि रेशनल नंबर के बाद भी कोई एक नंबर है जिसको हम लोग इरेशनल कहते हैं, लेकिन इसी को ये लोग दोनों लोग रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को संयोग के, जैसे दो हाथ आपके हैं, एक हाथ को रेशनल नंबर और एक हाथ को इरेशनल को पकड़ के एक फाइनल नंबर बना दिया गया। वो क्या बनाया गया? वो बनाया गया रियल नंबर। यानी रियल नंबर के ही 2 पार्ट्स हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। यहाँ पे चीजें दईंड कर दिया गया था कि अब इस वर्ल्ड में, इस संसार में, इसके अलावा, इन नंबरों के अलावा कोई नंबर जन्म नहीं ले सकता है। तब तक हम लोगों के पास आता है इमेजिनरी नंबर। अब बात आई काल्पनिक संख्या। इसके साथ धोखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका नाम है काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर, यानी जिसकी कल्पना ही न किया जाए, मतलब काल्पनिक नंबर। बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। यहां पे हम देखेंगे कि यही जन्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि कहीं पे वैल्यू ऐसी आ जा रही थी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। अब बाबू -2 स्क्वायर को इक्वल टू के इस, यानी एलएचएस से आरएचएस की तरफ में ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रूट में कोई माइनस वाली चीजें हो जा रही हैं, इस नंबर को हम लोग कहते क्या है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने लगी। फिर इसका नाम रखा गया इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब समस्या यहीं तक नहीं सॉल्व हुई। प्रॉब्लम विथ इमेजिनरी नंबर के साथ क्या आने लगा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको पहले आप समझ जाएं तो आप लोग को और चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। यहाँ पे ये जानिए कि प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? प्लस से। तो क्या होता है बाबू? प्लस होता है, ये बात आपको पता है। अब इसके बाद माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तब क्या होता है? तो ये होता है प्लस, यहां भी होता है। माइनस प्लस को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस से, तब क्या होगा? माइनस। अगर माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस से, तब क्या होगा? तब भी होगा माइनस। यानी चीजें ये समझिए कि जब आपके पास दोनों डिफरेंट हो तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर दोनों आपके पास सेम हो तो क्या आएगा? तब आएगा आपके पास प्लस आएंगी चीजें। बस ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे समस्या ये आई कि यहाँ पे रूट में 1 की अगर वैल्यू हम निकालते हैं और इसकी एक्स एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स अगर होते हैं तो यहाँ पे चीजें क्या होने लगी? यहाँ पे चीजें होने लगी कि यहाँ -1 देखेंगे तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज और जान लीजिए कि -1 और एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे। और एक्स है क्या? तो एक्स रियल नंबर। और रियल नंबर होते क्या है? रियल नंबर आपके 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनाइट तक। अपॉन में भी चीजें होती हैं, पी अपॉन क्यू। रूट में भी चीजें होती हैं 2√3, क्योंकि रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को मिला के ही रियल नंबर बनता है। तो उसके नीचे आने वाली सारी नंबर्स, ऑड, इवन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर, अगर एक्स रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू अगर रखी जाए तो सपोज डेट क्या रखा जाए? मान लीजिए +1 रखा जाए, मल्टीप्लाई +1। तो +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा? हम लोग के पास +1 आ जाएगा। प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो आपस में +1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस आ गया। माइनस
वैल्यू एक्स की वैल्यू सेम है, अगर ऐसा नहीं कि इस एक्स के जगह पे आप लोग रख दीजिए -1 और इस एक्स के जगह पे रख दीजिए 1, तो चीजें आपस में मल्टीप्लाई करके -1 जाएंगे। लेकिन एक्स की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो इस यहाँ भी एक्स की जगह पे -1 रखेंगे, तो माइनस माइनस भी अगर रखेंगे तब भी क्या चीजें आ जाएंगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यानी चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। अब हम नहीं लेते हैं, ना माइनस लें ना प्लस लें, हम लोग x की वैल्यू 0 ही ले लें, क्योंकि 0 भी रियल नंबर में आता है। तो 0 का मल्टीप्लाई अगर 0 में किया जाए तो क्या बाबू आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ये भी गलत है। यानी तीनों चीजें गलत हो गई। यानी कि x की वैल्यू हम या तो प्लस लिए तब भी कुछ नहीं हुआ, माइनस लिए तब भी इक्वल नहीं हुआ, 0 लिए तब भी इक्वल नहीं हुआ। यानी चीजें क्या हुई, यानी चीजें ये समझ में आई कि ये रियल नंबर का, यानी कि रूट में -1, ये रियल नंबर का एलिमेंट नहीं हो सकता है, ये रियल नंबर का एलिमेंट नहीं हो सकता है। रूट में -2 भी रियल नंबर का एलिमेंट नहीं हो सकता है। ऐसे ही चीजें हम लोग यहाँ पे समझना शुरू करेंगे। आगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनरी नंबर अगर आता है कि काल्पनिक संख्या का महत्व क्यों है, तो यहाँ पे काल्पनिक संख्या का महत्व जो देने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कार्डनो थे, जो उनके जस्ट बाद जिनके रूल में यूलर का जो रूल आया था, उसी के बाद हम लोग यहाँ पे ये समझ पाए थे कि x² + x + 1 = 0, जहाँ x = -1 ± i √3/2। ये जब चीजें आने लगी वहीं से जन्म हुआ √-1 = i, और i को ही हम लोग, ये वाली वैल्यू को ही हम लोग i कहने लगे, जिसको इमेजिनरी नंबर हम लोग कहना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे चीजें वहीं पे इस इमेजिनरी के i वाले सेक्शन को ही हम लोग इस्तेमाल i से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर एज ए इमेजिनरी नंबर, यानी कि आपको ये लग रहा होगा कि सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या क्या अंतर हो सकता है, क्या ये दोनों सेम है, क्या इसके रहने से चीजें सही होती हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल रियल नंबर का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, अपॉन में भी नंबर, जिसमें हम लोग p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, वो भी रियल नंबर ही होगा यहाँ पे। लेकिन इसमें नंबर ही होगा, और इसमें रूट में भी चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही यहाँ पे रियल नंबर को ही दो भागों में बांटा गया था, एक रेशनल नंबर और एक क्यू डैश लिखेंगे। यानी क्यू डैश का मतलब ये होता है कि डैश का मतलब ही सेट में आप लोग पढ़े होंगे कि डैश लग जाए, यानी कि वैसा क्यू जो क्यू में न हो, उसी को हम लोग डैश कहते हैं। तो यानी डैश लग गया तो इसका मतलब क्यू वाली में चीजें, ऐसा क्यू जिसमें ये क्यू की वैल्यू हो ही ना, उसी को हम लोग क्यू डैश बोलते हैं। यानी कि ये रेशनल नंबर को के रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दिया जाए तो ई रेशनल ही बचेगा, जिसमें क्या होते हैं, रूट वाली चीजें आती हैं, पाई वैल्यू आता है, ई वैल्यू आता है, ये तमाम वैल्यू आना शुरू हो जाती हैं। कभी ई और पाई दे दे तो समझ जाइए कि वो क्या है, ई रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये रियल नंबर का पार्ट हो गया, और इमेजिनरी नंबर का पार्ट हो गया कि जितने रियल नंबर हैं, जितने के जितने रियल नंबर हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे अगर 1 आपका रियल नंबर है तो इसमें आई लगा दीजिए तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। 2 आपका रियल नंबर है तो इसमें आई लगा दीजिए तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर 5 आपके पास है तो इसमें आई लगा दीजिए, रूट है तो इसमें आई लगा दिए, ये इमेजिनरी नंबर होगा। 3/4 है तो इसमें आई लगा दीजिए, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3/4 आपका क्या है, रियल नंबर है। आप बोलेंगे रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के ही तो ऊपर रियल नंबर है, तो रियल नंबर भी होगा। तो ये सारी चीजें, यानी कि इसकी पार्ट अलग है। जैसे कि हम अगर रियल नंबर को गाय से दिखाते हैं और इमेजिनरी नंबर को भैंस से दिखाते हैं, तो भैंस की भी वैल्यू अपने आप में है, गाय की भी वैल्यू अपने आप में अलग जगह पे है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। अब यहाँ वही चीजें मैं अभी बता रहा था कि रियल नंबर मतलब कि -2 -1 1 5 जो भी चीजें हैं, इसमें केवल आई लगा देने से क्या हो जाता है बाबू, केवल आई लगा देने से क्या हो जाता है, ये इमेजिनरी नंबर में बदल जाता है। यानी कि जितने के जितने हमारे रियल नंबर होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, उतने ही हमारे हो जाएंगे क्या,
इमेजिनरी नंबर होंगे। रियल नंबर जितने होते हैं उतने ही इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। तो यानी ये चीज़ें, यही पे जन्म होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि आपका टॉपिक है। तो अभी तक हम लोग इसके आधारभूत सिद्धांतों को कवर कर रहे थे, जो कि आपको सटीकता से समझ में भी आई होगी। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, जैसे कि हम लोग समृद्ध संख्या देखते हैं। अब इसकी एक डिफिनेशन है कि समृद्ध संख्याओं की मूल अवधारणा क्या है कि x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाता है, जहां x और y क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और i जो होता है, i की वैल्यू रूट में -1 होती है, जो समृद्ध, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग मिश्रित संख्या कहते हैं। यानी कि मिश्रित मतलब कि मिलाया गया, मिश्रण मिश्रण किसका, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे चीजें क्या हुई, यहाँ पे x इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस आई √3/2। तो यहाँ पे √3/2 -1/2 ये क्या है, ये रियल नंबर है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका रियल नंबर और आई के साथ अगर जुड़ गया तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। यानी एक गाय प्लस एक भैंस, तो ये दोनों एक साथ नहीं ऐड हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ ऐड या घटाए नहीं जा सकते हैं। यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सी से लिखा जाए तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, ए प्लस आई बी, यानी कि ए प्लस आई बी, जहाँ ए बी क्या है, रियल नंबर है, और आई आपका क्या है, आई आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसको अगर हम लिखेंगे, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक होती है वैल्यू, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे 1+2i लिख सकते हैं, 0+i लिख सकते हैं, 1+0i लिख सकते हैं, तमाम चीजें इसको भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी भी अंत नहीं है। चलिए, अब एक चीज और यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि इमेजिनरी नंबर सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और यहाँ पे हम ये देखे हैं कि नेचुरल नंबर इंटीजर का होता है, ऐसे ही रेशनल नंबर का होता है, ऐसे ही रियल नंबर का होता है, वैसे ही इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये चीजें आपको यहाँ पे जाननी थी। अब ये चीजें ये जान लीजिए कि यहाँ पे आपका रियल नंबर हो गया, एक में आप रियल नंबर लिखिए, सेम चीजों में इमेजिनरी नंबर भी लिखिए, लेकिन इन दोनों का ग्राफ अलग अलग बनना चाहिए ना। इन दोनों का पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में अभी मैं पढ़ाया कि रियल नंबर में आई नहीं रहेगा, और जितने के जितने रियल नंबर हैं इन सभी में अगर आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इमेजिनरी नंबर हुआ। यानी कि एक रियल नंबर का पार्ट जिसमें आई नहीं है, और एक रियल नंबर इमेजिनरी नंबर जिसमें कि आई है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी वैल्यू है जिसमें जीरो रियल नंबर में आता है, और जीरो में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी फिर जीरो होगा। यानी जीरो ही एक ऐसी वैल्यू है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच में आती है, यानी कि ये दोनों में पाया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो को ही बोलेंगे। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन सब दोनों को अगर एक साथ अगर कोई बॉक्स में लिया जा रहा है, एक बॉक्स में लिया जा रहा है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 1+i, यानी इमेजिनरी नंबर को भी ले लीजिए, रियल नंबर को भी ऐड कर दीजिए, तो वही क्या कहलाएगा बाबू, वही कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये थी आपकी शुद्ध और सटीक जानकारी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पे √-2 √-3, तो बहुत बच्चे बहुत तेज दिमाग लगाते हैं। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6, और रूट में 6। अब पहला ऑप्शन 6 ही दिया रहेगा, और आप टक से मार देंगे और बाहर निकल के बोलेंगे मेरा तो ये इतना क्वेश्चन बन रहा है। अब फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलेंगे कि आयोग ने ही गलती कर दिया है, कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो गया होता। क्योंकि आप तो अपनी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, और बाहर निकलने के बाद से जब आप सर्च करेंगे तब पता चलेगा तो -√6 है। अब समस्या आप तुरंत अभी हमको बोलेंगे कि सर ये बताइए, अभी आप जस्ट पहले पढ़ाए हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस से,
तो आप बोले हैं कि प्लस हो जाता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे चीज़ें, यहाँ पे रूट में अगर 2 हो और इसका मल्टीप्लाई रूट में 3 से किया जाए, तब ये 6 हो सकता है। ये सिद्धांत मान लीजिए सही हो सकता है। लेकिन माइनस में रूट 2 हो, मल्टीप्लाई माइनस रूट 3 हो, तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। एक गाय है तो एक ये गाय है तो ये भैंस है, क्योंकि ये दोनों का अलग-अलग रूट है। इसमें क्या करेंगे, रूट में -1 करेंगे और 6 आ जाएगी। तो ये गलत तरीके से होगी। इसका कारण क्या है, ये हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि रूट में रूट 2 के और आई यानी कि यहाँ पे हम ये लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 2 और -1 को अलग अलग रूट में करें तो -1 मल्टीप्लाई रूट 2 ये होगा। यानी कि और -1 रूट में को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो यानी आई मल्टीप्लाई रूट क्या होगा, 2। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई आई और रूट 3। अब आई और आई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और 3 ये क्या हो जाएंगे, 6। और रूट आई स्क्वायर की ही वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की ही वैल्यू होती है 1। क्यों, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, -1 रूट में। तो यानी आई स्क्वायर के -1 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से तो क्या हो जाएगा, -√6। ये इसका सही और सटीक आंसर होगा, जो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग जैसे ऐसे समझिए कि जेड एक संकेत है, नोट संकेत अब लोग हम लोग देखें तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को a प्लस बी आई के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 आपका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। 3 आपका क्या हो गया। अब देखिए, पार्ट इमेजिनरी नंबर का पार्ट और इमेजिनरी नंबर ये दोनों अलग अलग। इमेजिनरी नंबर अगर बोलेंगे तो केवल आई को, इमेजिनरी नंबर के पार्ट को बोलेंगे। पार्ट अगर आपसे पूछे इसमें जो मल्टीप्लाई में होगा चीजें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे पार्ट, इमेजिनरी नंबर का पार्ट बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे पावर ऑफ, पावर अगर देखेंगे, आयोटा का पावर देखेंगे, आयोटा आई को ही आयोटा कहा जाता है। उसका अगर पूर्णांक के घातों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे चीजें कैसी होती हैं ये को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि आई यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है, तो आई इक्वल टू आपके पास होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है रूट में -1। और रूट को अगर इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में -1 बचेगा। यानी आई स्क्वायर इक्वल टू इतना है कि यहाँ पे आई आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आई क्यूब हो जाएगा और इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आई हो जाएगा। यानी रूट आई 3 लिखा हो तो वहाँ पे -आई हम लोग लिख सकते हैं। अगर 4 लिखेंगे तो रूट इसकी वैल्यू रूट आई के पावर 4 अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 होती है, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस 1। यानी आई की वैल्यू क्या होगी, 1। ये चीजें इसी तरह आपको सब वैल्यू निकालना होता है। यहाँ पे अगर हम लोग i5 की वैल्यू निकालें तो उसी सिद्धांत से निकालेंगे, क्या, आई फोर मल्टीप्लाई आई, इसी को तो बोलेंगे, क्योंकि बेस अगर सेम हो, हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हुए हैं क्या कि बेस अगर सेम हो, जैसे 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5, अगर बेस दोनों के सेम है तो 2 और पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी यहाँ पे 2/2 के पावर 8 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे i4 की जगह पे 1 हो जाएगा और i यहाँ पे आपका बच जाएगा, यानी कि i प्लस में आंसर आएगा। ऐसे ही 6 का हम लोग देखेंगे, 6 का देख लीजिएगा, 7 का, 8 का, ऐसे हम लोग देखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद अगर चीज़ें आती हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले एक चीज़ आती है क्या, कि निगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा, यानी कि निगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा को सॉल्व करने के लिए वही एक्सपोनेंट वाली चीज़ें कि i-3 होगा तो 1/3, यानी कि जब भी कोई माइनस में पावर हो, माइनस में अगर पावर होता है
तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग उसको नीचे यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती है। अगर निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऊपर थी, डिनोमिनेटर में था, नोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में कर दिए तो पॉजिटिव हो गया। और i3 की वैल्यू क्या होती है, -i। और एक चीज़ और, कभी भी आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, जैसे कि √3 रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखी जाती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे i अपॉन आई से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में तो आई हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -i² हो जाएगा। और i² की वैल्यू -1 होती है, दोनों को करेंगे तो यानी कि आई होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, एक क्वेश्चन आपके सामने में आ जाता है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्न में कौन सा संबंध असत्य है। तो यहाँ फर्स्ट आपका सत्य होगा, क्यों, क्योंकि i के पावर 4n और i के पावर 4n की जगह पर अगर n की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, जैसे 1 रख दिए, तो i के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम अंदर कर देते हैं n को बाहर, तो i के पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 के पावर n का मतलब कोई भी वैल्यू रखिए तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, यानी ये तो सही है। दूसरा आपका यहाँ पे दिया क्या है, दूसरा आपका क्या दिया है, i के पावर n 4n+1। तो 4n+1 का मतलब क्या होता है कि अगर पावर जोड़ जुट रहे हैं तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो i के पावर 4n इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4n+, समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ एक बार और चीज़ें को समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, जैसे i 4n+1 है, तो यहाँ पे इन दोनों को बेस, जैसे कि यहाँ पे हम ये बोलते थे कि a के पावर m+n है, तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, एक m a के पावर n, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी लिख सकते हैं, i के पावर n मल्टीप्लाई i के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 को अगर हम हटा, इन दोनों को आपस में बेस सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही जाएगा। इसको i के पावर 4 के पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होते हैं, और यहाँ पे केवल i लिखेंगे। 4 की वैल्यू होती है 1 और 1 के पावर n और मल्टीप्लाई i, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई i यानी इक्वल टू i। तो यहाँ पे i ये भी है, ये भी है, दोनों ट्रू है गए। डी नंबर में ही हम लोग देखेंगे कि i 4, तो 4 को अंदर -1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 के पावर -1, -1 का मतलब कुछ भी पावर रखिए उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी यही वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं कैसे और क्यों गलत होगा। यदि i इक्वल टू √-1 हो तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 3 माइनस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 8, इस चीज़ को करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 1 है तो 1 ही रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 कर देंगे, प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, लेकिन i3 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस आई के पावर 6, 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब हम लोग कर सकते हैं कि 3 के पावर 2, और यहाँ पे i3 का मतलब क्या होता है, -1, तो -1 लिखेंगे। और यहाँ पे प्लस 8 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 4 के पावर 2 कर देंगे तो जिसका हम लोग 4 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का भी पावर 1, यानी ये चीज़ें 1 से 1 कट गया, i माइनस आई प्लस 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस और प्लस 1, यानी प्लस प्लस 2 हो गया और माइनस आई, तो यानी 2 माइनस आई इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे ये वाला। तो यहाँ पे चीज़ें देखने वाली बात ये होती है कि -1 को भी आप लोग को देखना होता है, क्योंकि हम लोग पावर में ही उलझ जाते हैं और -1 को ध्यान में दे देते हैं और लास्ट में आंसर गलत चीज़ें हो जाती हैं। इसमें से सभी में से आई 584 कॉमन अगर ऊपर लेते हैं तो i8 प्लस i6 प्लस i4 प्लस i2 प्लस 1, यहाँ पे 1 सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वही कॉमन ही ले ली जाती है, तो ये चीज़ें बनेंगी। अब नीचे भी वही लेंगे और उसके बाद से ऊपर नीचे काटेंगे तो i के पावर 10 बचेगा ऊपर, क्योंकि 74 है तो i के पावर 10 बचा, और ये आपस में चीज़ें बिल्कुल कट जाएंगी। तो यहाँ पे i10, बस हम लोग i10 लिखते हैं और i10 को ही सॉल्व कर देते हैं। हम लोग इस वाले
-1 को भूल जाते हैं, तो इसको हम लोग -1 के रूप में लिखेंगे। उसके बाद से 10 को क्या लिखेंगे, 8i4 प्लस 8 और प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। 10 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो 4 प्लस 2 यानी कि 10। आई के पावर क्या हो जाएंगे 10, और -1 है तो -1। 4 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 1, आई की स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 -1 ये क्या हो जाएंगे -2। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा -2। तो ये था आपका यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर बैच पेड बैच अगर से जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। लेकिन अगर पेड कोर्स इसका लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए एप्लीकेशन चौपाल एडुस्वर्ड। वहाँ टीजीटी पीजीटी के एक बना हुआ है सेक्शन, वहाँ पे जाएंगे आप। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ फ्री में मिल भी जाएंगे। अगर आप वीडियो भी परचेज करना चाहते हैं तो पेड कोर्स आपको वहाँ पे मिलेगा, जिसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि बारी इस बार ऐसी है कि आपको सिलेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ही एक जीत है और इस जीत को आपको पूरा करना है। तो मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही इसके अगले पार्ट या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जैसे भी होगा नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।